हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपी नोवेल वर्ल्ड। सावधान, इस कहानी में वयस्क भाषा और कुछ ऐसे दृश्य हैं जो केवल 18 वर्ष से ऊपर के श्रोताओं के लिए हैं। इसमें उपयोग किए गए शब्द और स्थितियां हर किसी के लिए उचित नहीं हो सकती। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और इसे अपनी जिम्मेदारी पर सुनें। अध्याय 191, घर में आपका स्वागत है भाई। इस अध्याय में कुछ अंतरंग दृश्य होंगे, अपने जोखिम पर पड़ें। अशोभनीय, मैं मजाक कर रही थी, मैंने लियू यूजेक की तरफ देखते हुए कहा। अगर उनमें से किसी ने भी मुझसे ऐसा कहा होता तो मुझे बहुत बुरा लगता, खासकर यह जानते हुए कि उनका कोई बाहर इंतजार कर रहा है। मुझे उनसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे वही चीज मुझे देख रही थी जब हम पहली बार सिटी जे में दाखिल हुए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि यह सिटी वाई में क्यों है, खासकर इतना समय बीत जाने के बाद। फिर भी मुझे ये पसंद नहीं है। चेन जी हान गुर्राते हुए मेरे पीछे आया और मुझे लियू यूजेक के और करीब खींच लिया। मैंने हाथ बढ़ाकर लियू यूजेक की छाती पर रख दिए और मुझे उनकी धड़कन अपनी हथेलियों पर महसूस होने लगी। तुम्हें वो महसूस हो रहा है? लियू यूजेक ने मेरे कान के बाहरी हिस्से को हल्के से चबाते हुए फुसफुसाया। ये तुम्हारे लिए धड़क रहा है, लेकिन मैं तुम्हें किसी के साथ साझा नहीं करूंगा सिवाय यहाँ मौजूद लोगों के। इसलिए अगर मुझे वह व्यक्ति मिल गया जो तुम्हारा पीछा कर रहा है तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसकी योनि को काटकर हम अपने घर में सजावट के लिए रखेंगे। समझी मेरी प्यारी? उसने मेरी गर्दन पर जीभ फेरते हुए कहा और फिर मेरे कान के पीछे हल्के से चुंबन किया। मैंने आंखें बंद करके गुनगुनाया। उस समय मैं एक विचार भी नहीं बना पा रहा था, वाक्य बोलना तो दूर की बात थी। वह तुम्हें दिल तो दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हें उनकी आंखें दूंगा। अगर वे देखना चाहते हैं तो देखें कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। जैसे हम तुम्हें खाएंगे वैसे ही वे भी ईर्ष्या से जलकर मर जाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम इस मुकाम तक कैसे पहुंच गए जहां मैं चाहती थी कि दोनों आदमी मुझे यहीं और अभी ले जाएं, ठंड और लोगों की परवाह किए बिना। जैसे जैसे वे मेरे पीछा करने वाले के खिलाफ खूनी वादे करते रहे, मेरे खून में आग सी भड़क उठी और मुझे भस्म करने की धमकी देने लगी। दोनों पीछे हट गए और मैं खुद को संभाल न पाने के कारण आगे पीछे डगमगाने लगी। इससे पहले कि मेरा दिमाग फिर से काम करना शुरू कर पाता और समझ पाता कि क्या हो रहा है, दो और शरीर अपनी खुशबू से मुझे घेर लिया। वांग चाओ, लियू वेई, मैं कराह उठी जब मैंने महसूस किया कि एक आदमी मेरी पीठ से सट रहा है। उसकी हवस का स्पष्ट सबूत हमारे बीच छिपा हुआ था। मैंने छटपटाने की कोशिश की ताकि बेहतर महसूस कर सकूं, लेकिन मेरे सामने खड़े आदमी ने मुझे मजबूती से वहीं रोक रखा था। मेरे भाई ने तुम्हें इसका दिल, अपना दूसरा साथी, इसकी आंखें देने का वादा किया था। मैं तुम्हें क्या वादा करूं जिससे तुम्हें पता चले कि तुम मेरे लिए कितनी मायने रखती हो? क्या मुझे तुम्हारे प्रति आसक्त होने वाले अगले आदमी का दिल निकाल लेना चाहिए, या ये सिर्फ अपने भाई के नक्शे कदम पर चलना होगा? लियू वेई ने फुसफुसाते हुए मुझे वांग चाओ की ठोस दीवार से सटा दिया। लगता है तुम्हें मर्दों को इकट्ठा करने का शौक है, वांग चाओ ने गुर्राते हुए मेरी गर्दन पर हल्के से काटा। मैंने सिर हिला दिया। तुम चारों से पहले कोई नहीं था, मैंने कराहते हुए कहा। मैं पूरी तरह से उत्तेजित थी, लेकिन मुझे और चाहिए था, मैं और चाहती थी। और शायद इस जीवन में नहीं, लेकिन उससे पहले वाले जीवन में क्या होगा? लियू वेई ने मेरी कॉलरबोन को चाटते और काटते हुए पूछा। उस जीवन में भी कभी नहीं, मैंने जवाब दिया। मुझे खुद भी एहसास नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूँ। और तुम्हारा पहला जीवन? वांग चाओ ने पूछा। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी लियू वेई ने मेरी कमर पकड़ी और मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैंने अपने पैर उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिए और वांग चाओ ने हमारे बीच बनी थोड़ी सी दूरी को कम करते हुए मुझे अपनी छाती से टिकने दिया। मेरा सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था। यहाँ किसी ने तुम्हें छुआ तो नहीं? लियू वेई ने पूछा और मेरे नितंबों को और कसकर पकड़ लिया, जिससे नितंब अलग हो गए। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। यहाँ क्या? वांग चाओ ने पूछा और मेरे और लियू वेई के बीच हाथ डालकर मेरी पैंट की इलास्टिक वाली कमर तक पहुंचने की कोशिश की। मैं कराह उठी और फिर से सिर हिलाया। मेरे शरीर की हर नस उन्हें छू रही थी, मानो कभी न रुकने की अपनी तीव्र इच्छा को चीख चीख कर व्यक्त कर रही हो। तो तुम्हें ये कभी महसूस नहीं हुआ? लियू वेई ने मुझसे पूछा और मुझे और करीब खींच लिया। वांग चाओ का हाथ हमारे शरीर के बीच और भी कसकर फंस गया और वह अपनी कठोरता से मेरे शरीर को ऊपर नीचे सहलाने लगा। मैं कराह उठी और मेरी कमर अपने आप हिलने लगी। क्या किसी ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया?
वांग चाओ गुर्राया और मुझे इतना पीछे खींच लिया कि उसकी उंगलियां मेरी नमी, मेरी गर्माहट में डूब गईं। यह मुझे उत्तेजित करने के लिए काफी था। चीखने से बचने के लिए मैंने लगभग अपनी जीभ काट ली। मेरी आंखों के सामने तारे चमकने लगे। क्या किसी ने कभी इसका स्वाद नहीं चखा? वांग चाओ ने अपनी उंगलियां मेरे धड़कते हुए मध्य भाग से हटाकर अपने होठों तक ले जाते हुए मेरी आत्मा का स्वाद चखा। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। सांस लेने की कोशिश में मैं लियू वेई की हरकत को देख नहीं पाई जब उसने मेरे गर्दन और कंधे के मिलन बिंदु पर अपने होंठ गड़ा दिए। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। एक और झटके के साथ ही मैं एक बार फिर चीख पड़ी और बेहोश हो गई। वांग चाओ ने देखा कि लियू वेई ने ली दाई लू को काट लिया। आखिरकार उसने धीरे से कहा और ली दाई लू की गर्दन से अपनी पकड़ ढीली करते हुए उसे लियू वेई की बाहों से खींच लिया। चलो तुम दोनों को आरवी में ले चलते हैं, इससे पहले कि तुम भी बेहोश हो जाओ, वांग चाओ ने अपने खजाने को अपनी छाती से लगाते हुए कहा। लियू वेई ने उसे हैरानी से देखा। मैं बेहोश नहीं होने वाला, उसने तिरस्कार से कहा। ये तो अद्भुत था, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसने अपने हाथों पर दस्ताने ठीक किए और सोचा कि काश उसने उन्हें पहले ही उतार दिया होता ताकि उसके हाथों पर उसकी खुशबू रह जाती। हाँ, बहुत काम करना है। वांग चाओ ने ली दाई लू को उठाकर आरवी में ले जाते हुए सहमति जताई। चेन जी हान ने दरवाजा खोला और चारों आदमी अंदर चले गए। अपनी पत्नी को बिस्तर पर धीरे से लिटाकर उसने लियू वेई को अंदर जाने का इशारा किया। सच में यार, मैं ठीक हूँ। अभी भी सामान का इंतजाम करना है और आदमियों का ध्यान रखना है, लियू वेई ने बिस्तर पर जाने की अनिच्छा जताते हुए कहा। उसके दिल की धड़कन थमने से ज्यादा उसकी यही इच्छा थी कि वह उसके पीछे लिपटकर उसे अपनी बाहों में थामे रखे, लेकिन उसे यह साबित करना था कि वह भी बाकी तीनों जितना ही महत्वपूर्ण है। आखिरकार वही एकमात्र व्यक्ति था जिसका उससे कोई संबंध नहीं था। लियू यूज़ेग लड़कों की निगरानी करेगा, वांग चाओ आपूर्ति का काम संभालेगा और मैं यहीं रहूंगा, चेन जी हान ने सोफे पर बैठते हुए और टीवी चालू करते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, लियू वेई ने कहा, तभी उसे चक्कर आने लगे। एक पल के लिए लड़खड़ाते हुए वांग चाओ ने उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। तुम कर लोगे, और घर में तुम्हारा स्वागत है भाई, दूसरे आदमी ने कहा और अंधेरा लियू वेई को घेरने लगा। अंधेरे में से एक आवाज आई, घर में स्वागत है, और लियू वेई ने आंखें खोली। ऊपर देखते ही उसे नीला और बैंगनी रंग का आकाश दिखाई दिया, जिसमें दिन के उजाले में दो चांद चमक रहे थे। बिना हिले डुले लियू वेई ने अपने मन की स्थिति का जायजा लिया। अगर ये दुश्मन का इलाका था तो उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह तेजी से और सटीक रूप से आगे बढ़ सके। ये दुश्मन का इलाका नहीं है, आवाज गरजी। क्या तुमने मुझे सुना नहीं? ये घर है या इसका एक हिस्सा? लियू वेई ने उस आवाज को अनसुना कर दिया। जब तक उसे यह पता नहीं चल जाता कि वह कहाँ है, तब तक वह दुश्मन का इलाका था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे अपनी पीठ के नीचे ठंडी घास महसूस हो रही थी, जो उसे गुदगुदी और खुजली दोनों एक साथ दे रही थी। इसका मतलब था कि उसने पहले जो काला मिलिट्री स्वेटर पहना हुआ था, वह अब उसमें नहीं था। उसे अपने पैरों और हाथों पर भी वही एहसास हो रहा था। क्या वह नंगा था? लियू वेई ने अपनी उंगलियां हिलाईं और महसूस किया कि उसका दाहिना हाथ किसी ऐसी चीज को इतनी मजबूती से पकड़े हुए था कि मानो वह उसकी बांह का ही एक हिस्सा हो। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, इस उम्मीद में कि कोई दुश्मन उसकी इस हल्की सी हरकत को न देख पाए, और आंखें खोलीं। उसकी बांह पर कलाई से लेकर बांह के आधे हिस्से तक जाने वाला सोने का एक कंगन था, जिसके अलावा उसकी बांह पूरी तरह नंगी थी। उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी की छड़ी थी। हथियार उठाने की कोशिश करते हुए उसने देखा कि उसका एक सिरा दूसरे से काफी भारी था, मानो उसमें कोई धारदार हथियार लगा हो। उसके दुश्मन उसे इस तरह हथियार क्यों दे रहे थे? उसे सोने की हथकड़ी क्यों पहना रहे थे? क्योंकि कोई दुश्मन नहीं है। अब अपनी आंखें खोलो और उसके पास जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आवाज ने गुस्से से कहा। वह कौन? लियू वेई ने ताना मारते हुए दूसरी तरफ देखा तो पाया कि उसके बाएं हाथ पर भी वही सुनहरा कफ था, लेकिन उसका हाथ एक बड़ी लोहे की थाली के पिछले हिस्से पर टिका हुआ था, जो दो चमड़े की पट्टियों से बंधी हुई थी। अपना बायां हाथ उठाते हुए वह हैरान रह गया कि थाली कितनी हल्की लग रही थी, मानो वह थाली के वजन का उतना ही आदी हो गया था जितना कि अपने दूसरे हाथ में पकड़े हथियार का। तुम्हारी देवी, तुम्हारी रानी, वह कारण जिसके लिए तुम हर सुबह जागते हो और वह कारण जिसके लिए तुम हर सांस लेते हो। अध्याय 192। मेरा सूर्य, मेरा चंद्रमा, मेरा अस्तित्व। लियू वेई थोड़ा पीछे की ओर लुढ़का और अपनी पीठ के बल लेट गया,
फिर उसी गति का इस्तेमाल करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। झुककर बैठते हुए, हथियार आगे की ओर और ढाल पीठ की रक्षा करते हुए, उसने आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया। अगर ली दाई लू यहाँ थी तो उसे जल्दी से उसके पास पहुंचना होगा। वह खतरे में हो सकती थी। एक तरफ घना जंगल था, जबकि सामने एक भव्य पर्वतीय परिदृश्य था। दूसरी तरफ फूलों से भरा एक मैदान था जो हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। अपनी रानी को न देखकर वह झुकी हुई मुद्रा में ही रहा और पीछे मुड़कर अपनी ओर देखने लगा। दूर तक फैली एक झील को देखकर उसने किनारों पर नजर दौड़ाई और दूर एक लकड़ी का मंडप देखा, जिसके कोनों और ऊपर महीन सफेद कपड़ा हवा में लहरा रहा था। जैसे ही हवा तेज हुई, पर्दा हट गया और किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति पानी को घूरता हुआ दिखाई दिया। ली दाई लू, उसने फुसफुसाते हुए कहा और उस स्त्री की ओर दौड़ पड़ा जिसने उसके दिल को थाम रखा था। उसने उसे आते हुए जरूर सुन लिया होगा, क्योंकि वह मुड़ी और हवा से उसकी सफेद पोशाक पीछे उड़ गई। उसके काले बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो कोई पक्षी उड़ रहा हो। उसके सिर पर सोने का मुकुट था और उसका शरीर सोने के गहनों से लदा हुआ था। उसकी बाहों पर बाजूबंद थे, दोनों हाथों की कलाइयों पर चूड़ियां थीं और एक सोने की बेल्ट उसके ढीले ढाले कपड़े को बांधे हुए थी। वह घुटनों के बल बैठ गया और उसके कुछ ही फीट की दूरी पर आकर रुक गया। फिर एक घुटने पर आकर उसने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाई और उसे अपने दिल पर रख लिया। उसका सिर झुका हुआ था। यही उसके जीवन का मकसद था, यही उसका सब कुछ था। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उसने पूछा। उसने गिड़गिड़ाया या रोई नहीं, लेकिन इससे उसका दिल और भी ज्यादा टूट गया। मुझे बुलाया गया था। मेरे भाई जहां जाते हैं मुझे भी उनका अनुसरण करना चाहिए, लियुवे ने खुद को कहते हुए सुना, लेकिन यह अंधेरे से आती हुई आवाज की तरह लग रहा था। यही तो तुम सब कहते हो। तुम्हें बुलाया गया था, तुम्हें बुलाया गया था, इसलिए तुम मुझे बार बार सदियों सदियों तक यहाँ अकेला छोड़ जाते हो। रात में मुझे तुम्हारी यादों के सिवा कोई सहारा नहीं मिलता। लियुवेई की ओर देखते हुए उसकी गाल पर एक अकेला आंसू टपक गया। लियुवेई उसकी बातों पर स्तब्ध रह गया। मुझे पता है, लेकिन मुझे अपने भाइयों के साथ जाना होगा, तुम जानती हो ना। उसकी आवाज फिर से आई, लेकिन शब्द नहीं। लियुवेई उस शरीर पर क्रोधित होने लगा जो उसके आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहा था, मानो यह कोई नृत्य हो जिसे उन्हें बार बार दोहराना हो। मैं युद्ध को समझती हूँ, लोग उससे प्यार करते हैं। खैर, जीतने वाले उससे प्यार करते हैं, हारने वाले उसे कोसते हैं, और फिर भी वे उसे पुकारते हैं। उसकी आवाज की खोखलीपन ने लियुवेई को अंदर तक झकझोर दिया और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। महामारी, वह तो बस मजे के लिए ऐसा करता है। उसे इंसानों को चुनौती देना पसंद है और ज्यादातर मामलों में इंसान उससे ऊपर उठकर और भी मजबूत हो जाते हैं। लियुवेई ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि हर शब्द उसे चीर-फाड़ कर देने वाले तीर की तरह लग रहा था। अकाल, खैर, मुझे लगता है कि वे उसे अकाल नहीं कहते, लेकिन वे उसे दोष देने में बहुत जल्दी करते हैं, है ना? वे आप सभी से नफरत करते हैं, और फिर भी आप मुझे छोड़कर उनके पास चले जाते हैं। क्या इसलिए कि वे मुझसे ज्यादा नफरत करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि मुझे अकेला छोड़ना ठीक है? ओह प्रियतम, लियुवेई ने कहने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह बंद ही रहा। अगर मैं बेहतर बन जाऊं, तो क्या तुम सब रुकोगे? अगर मैं दयालु, करुणामय और क्षमाशील बन जाऊं, अगर मैं इंसानों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूं, तो क्या तुम रुकोगे? उसकी आंखों में आंसू भर आए थे जिन्हें वह बहने नहीं दे रही थी, और लियुवेई घुटनों के बल उसके पास जाकर उसे दिलासा देना चाहता था। मुझे अपने भाइयों का अनुसरण करना होगा। मैं हमेशा अपने भाइयों का अनुसरण करता हूँ। अंधेरे में से एक आवाज आई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुमने मुझसे ये वादा नहीं किया था। वह चिल्लाए और लियुवेई की तरफ पीट करके पानी की ओर देखने लगी। कहानी ऐसे आगे नहीं बढ़ती। क्या इसीलिए तुम इंसानों को सजा दे रहे हो, एक ऐसा प्राणी बना रहे हो जिसे हराने की उनके पास कोई उम्मीद नहीं? लियुवेई का शरीर खड़ा हो गया और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने उसकी बातों पर उपहास किया। क्या तुम यही सोचते हो कि मैंने उन राक्षसों को बनाया है? लियुवेई को उसकी बातों से उसका दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। चले जाओ, उसने लगभग फुफकारते हुए कहा। तुम मेरे नहीं हो, अब मैं ये समझ गई हूँ। जाओ, इंसानों को बचाओ। जाओ, अपने भाइयों का साथ दो जैसे तुम हमेशा देते आए हो। जाओ, अपनी मंजिल ढूंढो, लेकिन ये जगह फिर कभी तुम्हारा घर नहीं होगी। वापस मत आना। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। लियुवेई को महसूस हुआ कि उसका शरीर उसके सामने खड़ी क्षत विक्षत महिला से मुंह मोड़ रहा है। उसे उसके आदेशों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है, भले ही उन दोनों में से किसी की भी इच्छा न हो।
नहीं, लियू वेई चीखा और अपने मन के अंधकार में हाथ बढ़ाकर चमकती हुई चांदी जैसी आंखों को परछाइयों से बाहर निकाल लाया। उसका हाथ एक ऐसे आदमी की गर्दन पर लिपटा हुआ था जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था, लेकिन प्राचीन सैनिक की तरह कपड़े पहने हुए था, दोनों हाथों में ढाल और हथियार लिए हुए। हेलमेट से उसका चेहरा ढका हुआ था, आंखों को छोड़कर सब कुछ, लेकिन लियू वेई जानता था कि वह कौन है। अब तुम कमान नहीं संभालोगे, उसने उस आवाज पर फुफकारा जो उसे महीनों से परेशान कर रही थी। तुमने गड़बड़ की, लेकिन मैं नहीं करूंगा। आंखें बंद करके लियू वेई ने दूसरे के हथियार को कसकर पकड़ा और ब्लेड की वक्रता को देखते हुए उसे दूसरे की गर्दन पर वार किया। राहत की एक आह सुनाई दी, चांदी जैसी आंखें झपकी और फिर अंधेरे में डूब गईं। वह हमेशा हमारे साथ चलती है, फुफकारते हुए उसने कहा और लियू वेई के हाथों में पूरा शरीर राख में बदल गया। खुद को वापस बाहरी दुनिया में लाते हुए उसने देखा कि वह अभी भी ली दाई लू जैसी दिखने वाली महिला के पीछे खड़ा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसने फुफकारते हुए कहा और एक हाथ से उसकी कमर पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया, जबकि दूसरे हाथ से उसका गला पकड़ लिया। उसकी ठुड्डी को जितना हो सके ऊपर उठाते हुए लियू वेई ने अपनी बाहों में मौजूद महिला को देखकर मुस्कुराया। मुझे तुम्हें दूसरों के साथ बांटना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नफरत है कि तुम्हारा वो अंश उनके अंदर है जो मेरे अंदर नहीं। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि वे मुझे क्यों नहीं बताते थे, क्यों नहीं बता सकते थे। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो, लियू वेई ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी सोने का कवच उसकी कलाई से गिर गया। कवच छलक कर मंडप के लकड़ी के फर्श पर जा गिरा, लेकिन दोनों में से कोई हिला तक नहीं। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें बांटूंगा क्योंकि वे पुरुष मेरे भाई हैं, लेकिन तुम मेरी सूर्य, मेरी चांद, मेरा अस्तित्व हो। अब मैं किसी की पुकार नहीं सुनूंगा, सिवाय तुम्हारी पुकार के। अगर इसका मतलब तुम्हें कभी न छोड़ना हो, तो मैं इस दुनिया और हर दूसरी दुनिया पर नरक की आग बरसा दूंगा। और अगर मुझे जाना पड़े, तुम मेरे पीछे रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी कभी नहीं छोड़ूंगा। महिला ने ऊपर उसकी ओर देखा, ऑक्सीजन की कमी से उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसने कोई संघर्ष नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, बल्कि वह उसकी बाहों में और भी सहज महसूस कर रही थी। क्या तुम वादा करते हो? उसने पूछा। तभी लियू वेई के शरीर पर वे कपड़े दिखाई देने लगे जिनसे वह अधिक परिचित था, जिनमें उसके चमड़े के दस्ताने भी शामिल थे। मैं कसम खाता हूँ, उसने फुसफुसाते हुए उसे अपने पंजों पर खड़ा किया ताकि उसके होठों पर अपना अधिकार जमा सके। मनुष्यों को उनकी जरूरत नहीं थी, उन्होंने अपनी बर्बादी खुद ही बखूबी कर ली थी। लियू वेई मन ही मन उपहास करता रहा और अपनी बाहों में उस स्त्री को निहारता रहा, मानो उसके सार को अपने भीतर समाहित करना चाहता हो। उसके लिए कोई और हो सकता है, उसके चले जाने के अनगिनत कारण हो सकते हैं, लेकिन रुकने का एक अच्छा कारण था। मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा और सदा के लिए, यहाँ तक कि देवता भी धूल में मिलकर उड़ जाएं। उसने उसके होठों पर शपथ ली, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। लियू वेई बिस्तर पर एकदम सीधा बैठ गया। उसके हाथ में पहले से ही एक चाकू था और वह किसी भी तरह के खतरे की तलाश में बंद जगह के चारों ओर छानबीन कर रहा था। वह थोड़ी देर और सोएगी। उसके ठीक बगल से एक धीमी आवाज आई। लियू वेई आवाज की तरफ मुड़ा और देखा कि चेन ज़ी हान पास ही खड़ी है। हम दरवाजे के ठीक बाहर रहेंगे, इस तरह तुम पास रह सकते हो, उसकी रक्षा कर सकते हो और उसे परेशान भी नहीं करोगे। क्या यही सब तुम्हारे साथ हुआ? तुम सबके साथ? लियू वेई ने धीरे से बिस्तर से उठते हुए और दूसरे आदमी के पीछे बाहर जाते हुए पूछा। हाँ, चेन ज़ी हान ने सिर हिलाया। लेकिन मैं गलियारे में बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ था। मुझे बस इतना पता था कि उसका एक अंश मेरे अंदर था और उसका अंश मेरे अंदर। लियू वेई की भौहें तन गईं और वह दूसरे आदमी की कही बात के बारे में सोचने लगा। जब हम एलिसियन टावर खाली कर रहे थे और ली यी मिंग से मिले, चेन ज़ी हान ने सहमति में सिर हिलाया और एक सिगरेट निकाली। लेकिन आपको खुद को प्रतिबद्ध करने, अपनी प्रतिज्ञाएं लेने के लिए तैयार रहना होगा, इसीलिए हम कुछ नहीं कह सके। अध्याय 193। मैं आया, मैंने देखा, मैंने उसे वही जबड़े पर मारा। लियू वेई ने दस्ताने ठीक करते हुए सहमति में सिर हिलाया। फिर वह मुड़ा और चेन ज़ी हान के चेहरे पर एक घूंसा मारा। क्या तुम मुझसे लड़ने को तैयार हो? उसने धीरे से कहा और चेन ज़ी हान के सिर पर एक और मुक्का मारा। इस बार दूसरे आदमी ने अपनी बांह से उसे रोक दिया। क्या तुम मुझसे लड़ने को तैयार हो? लियू वेई गुस्से से गुर्राया। उसके अंदर एक आदिम भावना उमड़ पड़ी। मैंने ही सबसे पहले खुद को समर्पित किया था। मैंने ही सबसे पहले उसे देखा, सबसे पहले उसे चूमा, सबसे पहले उसे गले लगाया।
मैं ही उसके सारे पहले अनुभव हूँ, और तुम मुझसे सवाल कर रही हो कि क्या मैं खुद को उसके प्रति समर्पित करने को तैयार हूँ। इस बार लियू वेई ने चेन ज़ी हान की कनपटी पर राउंडहाउस किक मारने की कोशिश की, और जब चेन ज़ी हान झुककर बाल बाल बच गई तो लियू वेई ने उसके जबड़े पर अपरकट से वार किया। दूसरा वार जोरदार था, जिससे चेन ज़ी हान थोड़ा पीछे लड़खड़ा गया और अपने पीछे खड़ी आरवी से टकरा गया। पता है, वो हम सबको अपने अंदर महसूस कर सकती है ना? उसे पता चल जाता है जब हम दुखी होते हैं। चेन ज़ी हान मुस्कुराया और अपने जबड़े को सहलाया। उसने अपनी उंगलियों से गिनती शुरू की। 3, 2, 1। चेन ज़ी हान की आवाज आए और ली दाई लू आरवी से बाहर भागी और उस आदमी को ढूंढने के लिए चारों ओर देखने लगी। यहीं पर राजकुमारी चेन ज़ी हान ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी निगाहें लियू वेई से हटी नहीं थीं। और मैं ठीक हूँ, लियू वेई ने बस एक अच्छा वार किया है। तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे? उसने दोनों आदमियों की तरफ देखते हुए पूछा। लियू वेई हमेशा की तरह शांत थी और चोट का एहसास न होने के कारण वह कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि चेन ज़ी हान को चोट लगी है। बीती बातें थी, चेन ज़ी हान ने कंधे उचकाते हुए कहा और हाथ नीचे करके गर्दन चिपकाई। लेकिन अब सब ठीक हो गया है, उसने उसे गले लगाते हुए आश्वस्त किया। मैं वादा करता हूँ, ली दाई लू गुनगुनाते हुए दोनों पुरुषों को संदेह भरी निगाहों से देखती रही, फिर चेन ज़ी हान की बाहों से निकलकर वापस आरवी के अंदर चली गई। मैं कल की बच्ची नहीं हूँ, लियू वेई और चेन ज़ी हान के दिमाग में एक आवाज आई। अब और लड़ाई नहीं, क्या तुम किसी को मारना चाहते हो? ज़ॉम्बी आ रहे हैं, उन्हें मार डालो। लियू वेई और चेन ज़ी हान ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराए। चेन ज़ी हान ने लियू वेई को सिर हिलाते हुए कहा, स्वागत है भाई। लियू वेई ने जवाब में गुनगुनाया और वे दोनों आरवी के बाहर ही रुके रहे। ली दाई लू के बाहर आकर सामान इकट्ठा करने का इंतजार करते रहे। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लियू वेई और चेन ज़ी हान क्यों लड़ रहे थे, लेकिन इस समय मुझे इसकी परवाह भी नहीं थी। दर्द असहनीय था और मैं बड़ी मुश्किल से लड़कों से उसे छिपा पा रही थी ताकि वे उसे देख या महसूस न कर सकें। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदरूनी अंगों को किसी ज़ॉम्बी के पंजे से चीर-फाड़ किया जा रहा हो, फिर उन्हें जोड़ा जा रहा हो और फिर से चीर-फाड़ किया जा रहा हो। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक मैं आरवी के फर्श पर लेटकर एक गेंद की तरह सिकुड़कर रोते हुए नहीं रह गई। ठीक जब मुझे लगा कि अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तभी यह सब रुक गया। यह इतनी अचानक रुका कि मैं एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाया। एक गहरी सांस लेते हुए मैं तनाव में आ गया, दर्द के दोबारा होने का इंतजार करने लगा। जब दर्द नहीं हुआ तो मैंने एक और पल इंतजार किया और फिर से गहरी सांस ली, जिससे मेरे फेफड़े थोड़े और भर गए। जब इस बार भी दर्द नहीं हुआ तो मैं पीठ के बल लेट गया और ऊपर सनरूफ से बाहर देखने लगा। आंखें बंद करके मैंने खुद को एकाग्र किया और अपनी आंतरिक ज्वाला को देखा, अपने तीनों पुरुषों की ज्वालाओं को देखने की कोशिश की। लेकिन वहां एक नीली ज्वाला के चारों ओर नाचती हुई 3 ज्वालाएं बिल्कुल नहीं थीं। वास्तव में मेरे अंदर कोई ज्वाला थी ही नहीं। मैं एक पल के लिए घबरा गई। मुझे चिंता हुई कि कहीं लड़कों को अपना दर्द महसूस करने से रोकने के कारण मैंने उनकी ज्वालाओं को भी अपने अंदर से बाहर न निकाल दिया हो। आखिर मुझे पता ही नहीं था कि वो ज्वालाएं मेरे अंदर कैसे आ गईं। यहाँ तक कि संपर्क भी थोड़ा अस्पष्ट था, हालांकि अगर मैं ध्यान लगाता तो अपने साथियों को महसूस कर सकता था। वहाँ चेन ज़ी हान, लियू यूज़ेग और वान चाओ थे, लेकिन एक चौथा संपर्क भी था। लियू वेई। मैं लियू वेई से कैसे जुड़ गया? जैसे ही मैं उसके बारे में सोच रही थी, दर्द फिर से लौट आया, मेरे शरीर में आग सी लग गई और मैं जलकर राख हो गई। मैंने चीखने के लिए, लड़कों को पुकारने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं निकला। चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था। तुम्हें अपनी ही आग में जलने के लिए तैयार रहना होगा, राख बने बिना तुम दोबारा कैसे उठ खड़े होगे? फुफकारती हुई आवाज आई। मैं दर्द और इनकार दोनों में कराह उठा। मैं अभी अभी तो यहाँ था। मैंने आज तक जितनी भी बकवास सुनी है, ये सबसे बड़ी बकवास है। मैंने पीठ के बल लेटे हुए आधी रात के काले आसमान की ओर देखते हुए जवाब दिया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। फुफकारती हुई आवाज बस खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे तुम पर गर्व है, उसने कहा और मेरी नज़र के कोने से मुझे एक लाल लेस वाली स्कर्ट का निचला हिस्सा दिखाई दिया। मैं इतनी थकी हुई और दर्द से परेशान थी कि बगल में खड़े व्यक्ति को ठीक से देखना भी नहीं चाहती थी। वैसे भी अगर मेरा अनुमान सही था तो वे बिल्कुल मेरे जैसे दिखते होंगे। धन्यवाद, मैंने कहा। यह एक कथन से अधिक एक प्रश्न था। तुम्हें पता है कि वे अब भी तुमसे नफरत करेंगे, है ना? मैंने कंधे उचकाते हुए हल्की से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये रही वो फुसफुसाती हुई आवाज मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैं बस इतना ही देख पा रही थी कि मांसल इंडले के ऊपर लाल लेस मेरे बगल में बैठी औरत के हर उभार को कसकर पकड़े हुए थी। इस आग को जलाए रखो, अब जाओ और दुनिया को जला डालो। पागलपन भरी हंसी की एक गड़गड़ाहट अंधेरे में गूंज उठी और मुझे मुस्कुराना पड़ा। क्या उन्हें एक खलनायक चाहिए? मैंने आसमान की ओर देखते हुए जोर से पूछा। मैं ये कर सकता हूँ। मैंने खुद को उठकर बैठने और गहरी सांस लेने के लिए मजबूर किया। किसने सोचा था कि राख में जलना इतना दर्दनाक हो सकता है? अब मुझे ज़ॉम्बीज़ के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। खैर छोड़ो, मुझे सच में नहीं लगा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने साथियों के पास वापस जाने की कोशिश कर रही थी, तभी मुझे अपने कनेक्शन में एक झटका महसूस हुआ। अपने अंदर देखते हुए मैं हौंफ उठी। जहाँ कभी मेरी नीली लौ थी, वहाँ अब अंधेरे में एक बैंगनी रंग का क्रिस्टल चमक रहा था। ये हीरे के आकार का था और धीरे धीरे एक वृत्त में घूम रहा था। क्रिस्टल के अंदर 4 अलग अलग खंड थे, जिनमें से प्रत्येक का रंग अलग था। एक काला था चेन ज़ी हान का, एक लाल था वांग चाओ का, एक सफ़ेद था लियू यूज़ेग का और अंत में एक चांदी जैसा था लियू वेई का। प्रत्येक भाग चमक रहा था, उसके रंग मेरे अपने हल्के बैंगनी रंग में घुल मिल रहे थे, लेकिन क्रिस्टल के अंदर सुरक्षित होने के कारण अब वह बाहरी शक्तियों के प्रति असुरक्षित था। क्रिस्टल का अध्ययन करते हुए मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब पहले से कहीं अधिक वे पुरुष मुझ में इतनी गहराई तक समा चुके थे कि वे उस क्रिस्टल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, और यह बात मुझे पूरी तरह से संतुष्ट करती थी। मैंने चारों ओर बंजर भूभाग पर नजर डाली। क्या किसी को पता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए? मैंने अपना सिर आसमान की ओर झुकाते हुए पूछा। हमें इस तरह मिलना बंद करना होगा। मैंने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ अपने सिर पर रखा और दर्द को दूर करने की कोशिश की। और तुम्हें हर कुछ मिनट में बेहोश होना बंद करना होगा, लियू वेई ने बड़बड़ाते हुए मुझे सोफे पर बैठे हुए अपनी पकड़ में ठीक किया। लियू यूज़ेग हमारे बगल में बैठी थी, जबकि चेन ज़ी हान और वांग चाओ टीवी के दोनों ओर बनी अलमारियों से टिके हुए थे। हाँ, उसके लिए माफ़ करना। केक कम पड़ गया था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि तब भी जब मैंने अपने आसपास के सभी लड़कों के साथ सोना शुरू कर दिया था। लियू यूज़ेग ने आंखें घुमाई। खैर, हम केक तो नहीं दे सकते, लेकिन सामान के ढेर में कुछ चॉकलेट बार हैं जो उन लोगों ने किसी तरह उठा लिए हैं। मुझे लगता है किसी को कुछ ऐसा आटा भी मिल गया है जिसमें कीड़े नहीं लगे थे। अगर आटे में कीड़े भी लग गए हों तो भी उसे ले लेना, वह इस्तेमाल करने लायक है। उन चारों आदमियों की नज़रें मुझ पर पड़ गईं, जिससे मुझे हंसी आ गई। एक फफूंदी लगी रोटी के लिए $20, याद है? आटा अभी भी ठीक है और उससे कोई बीमारी नहीं होगी। कीड़े खाने लायक होते हैं, लेकिन आटे को पहले या बाद में पकाने से वे हर अवस्था में मर जाते हैं। देखो, मैं अक्सर बाहरी दुनिया को देखता हूँ और सोचता हूँ कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। फिर हम फफूंदी लगी रोटी और आटे में कीड़े खाने जैसी बातों पर चर्चा करते हैं और तब मुझे एहसास होता है कि मैं वास्तव में कितना अज्ञानी हूँ। लियू यूज़ेग ने आंखें मलते हुए बुदबुदाया। तो अब आपको ये बताने का समय नहीं है कि चींटियों में प्रोटीन की मात्रा अविश्वसनीय रूप से अधिक होती है। अध्याय 194। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मुझे खाना नहीं चाहता। मैं लियू वेई की बाहों में छिप गई ताकि लियू यूज़ेग मेरे चेहरे की मुस्कान न देख सके। तुम दुष्ट हो, राजकुमारी, एकदम दुष्ट, चेन ज़ी हान ने वहीं खड़े खड़े हंसते हुए कहा। लियू यूज़ेग अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। ओह हाँ, बुराई के बारे में क्या आप लोगों ने सोचा है कि हमें अड्डे और उसमें मौजूद लोगों को बचाना चाहिए या नहीं? मैंने पीछे मुड़कर उन लोगों की ओर देखते हुए पूछा। चारों ने एक दूसरे को देखा। मुझे लगता है कि हम यह फैसला आप पर छोड़ देंगे, वांग चाओ ने टीम के लिए ये कहते हुए अपनी गलती मान ली। मैंने सिर हिलाया। मेरा मतलब है, मैं सच में किसी ऐसे व्यक्ति को बचाना नहीं चाहता था जिसने वांग चाओ के साथ ऐसा बर्ताव किया हो। साथ ही ज़ॉम्बीज़ का इस्तेमाल करके झाओ जियाली से छुटकारा पाना भी अच्छा होता। लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि वह औरत किसी बुरी बीमारी की तरह थी, जो हमेशा तब लौट आती थी जब आप इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते थे। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि मैं ऊब गया था, और एक अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए ये बात बहुत मायने रखती थी। मुझे लगा था कि यही वो जिंदगी है जो मैं जीना चाहता हूँ, एक ऐसी जिंदगी जिसमें लगातार जिंदा रहने के लिए संघर्ष न करना पड़े, जिसमें अगले भोजन की चिंता न करनी पड़े। लेकिन सच कहूँ तो मैं बुरी तरह ऊब गया था। मैं बाहर जाकर अपनी प्रतिभा को परखना चाहता था, अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता था,
और शायद, बस शायद, ज़ॉम्बीज़ को सिखाना चाहता था कि किसी चीज़ से डरने का क्या मतलब होता है। अगर किसी को इस दुनिया के शीर्ष पर होना ही था, तो वह मैं ही क्यों ना हूँ। और शायद मैं अपने खाली समय में दुनिया पर कब्जा कर लूँ, मुझे पक्का पता नहीं था, लेकिन मैं इस संभावना को भी खारिज नहीं कर रहा था। तो क्यों न हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय खुद जाकर ज़ॉम्बीज़ का शिकार करें। मैंने खड़े होते हुए पूछा। उन आदमियों ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उन्हें यकीन ही नहीं था कि मैं ऐसा विकल्प चुनूंगी। लेकिन क्यों नहीं, आखिर मैं ये मानवता की भलाई के लिए तो नहीं कर रही थी। मैं तो ये अपने लिए कर रही थी। पता नहीं, मुझे यह विचार कुछ अच्छा लग रहा है। लियू यूजेग ने मेरे बगल में खड़े होकर मेरी गर्दन पर चुंबन करते हुए कहा। उसकी सांसों की गर्माहट से मेरी कोमल त्वचा पर सिहरन दौड़ गई। क्या विचार है? मैंने आंखें बंद करके उसकी बाहों में पीछे झुकते हुए पूछा। वह बस मुस्कुराया। तुम्हें बाद में पता चलेगा, स्वीटनेस। अभी चलो कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। मुझे यकीन है कि आदमियों को कसरत की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि वे सुस्त पड़ जाएं। ज़ॉम्बी सर्वनाश की शुरुआत में बाहर जाकर ज़ॉम्बी का शिकार करना आसान लग रहा था, लेकिन यह उतना आसान साबित नहीं हो रहा था जितना मैंने सोचा था। दरअसल, अगर मुझे पहले से जानकारी न होती, तो मैं सोचता कि ज़ॉम्बी जानबूझकर मुझसे छिप रहे हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती थी। भला ज़ॉम्बी का झुंड, या कहे तो उनकी लहर, 100 से कुछ ज्यादा आदमियों से कैसे डर सकती है? और फिर भी, वहां कुछ भी नहीं था। अगली चाल तय करने के बाद, हमने जल्दी से उन सभी सामानों को इकट्ठा किया जो आदमियों ने मेरे वाहन में रखे थे और उस जगह की ओर चल पड़े जहां आखिरी बार ज़ॉम्बी देखे गए थे। खैर, मेजर जनरल के अनुसार, वह आखिरी जगह थी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। तो हमने सोचा कि शायद हम काफी दूर नहीं गए हैं, लेकिन हम 30 मिनट और गाड़ी चलाते रहे, और फिर भी, एक भी ज़ॉम्बी नजर नहीं आया। क्या वे काम से छुट्टी पर थे? मतलब, हम देख सकते थे कि वसंत की हरियाली उनके पैरों तले रौंदी गई थी, और जहां से उन्हें चोट लगी होगी, वहां नीले और बैंगनी रंग के खून के कुछ धब्बे थे। लेकिन जहां तक किसी जीवित, सांस लेने वाले ज़ॉम्बी की बात है, कुछ नहीं। खैर, अब मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा था। क्या आपको यकीन है कि यही वह जगह थी? मैंने वांग चाओ की ओर देखते हुए 100वीं बार पूछा। हम सड़क के बीच में रुके थे ताकि आदमियों को उतार कर ज़ॉम्बी के निशान ढूंढने की कोशिश कर सके, और मैं और मेरे साथी आगे चल रही एसयूवी के पास इंतजार कर रहे थे। नहीं, वांग चाओ ने कहा। मेजर जनरल के प्रमुख से मुझे जो जगह पता चली थी, वह उस तरफ लगभग 2 मील पीछे थी। उसने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा। जाहिर है, वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं थे। हम शहर वाई से बाहर निकलकर शहर डी की सीमा में आ गए थे। अब, मैं जितना सोचता था, उससे कहीं ज्यादा कनाडाई हूँ, क्योंकि न सिर्फ मुझे ये बात समझ नहीं आई कि सभी शहरों के नाम एक अक्षर पर रखे गए थे, बल्कि वे क्रम में भी नहीं थे। ये तो मैं समझ सकता था, क्योंकि लगभग हर प्रांत के हर शहर में सड़कों के नाम संख्याओं पर रखे गए थे। लेकिन शहर डी शहर वाई के बगल में कैसे आ गया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। लेकिन वापस मेरी समस्या पर आते हैं, या यूं कहें कि समस्या का न होना। हम एक काफी खुले मैदान में थे, जहां से हम किसी भी संभावित खतरे को आसानी से देख सकते थे। मतलब, हमारे आसपास गोदाम थे जिनमें ज़ॉम्बी छिपे हो सकते थे। लेकिन सिटी वाई की ओर बढ़ रहे ज़ॉम्बी की संख्या सैकड़ों में थी। वे क्यों छिपेंगे? मैंने उन आदमियों को वहीं रुकने का इशारा किया और मैं सभी वाहनों के सामने चला गया। अपना सिर पीछे झुकाकर मैंने एक लंबी, जोरदार दहाड़ मारी। रुककर मैंने कुछ मिनट इंतजार किया। जब कोई जवाब नहीं मिला, तो मैंने फिर से दहाड़ मारी, पूरी कोशिश की कि मेरी आवाज़ जितनी तेज हो सके उतनी तेज हो। फिर भी, कुछ नहीं। वहां सचमुच कोई ज़ॉम्बी नहीं थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, किताबों में, उपन्यासों में और फिल्मों में कभी नहीं देखा कि कोई ज़ॉम्बी इंसान से डरा हो। मुझे नहीं पता कि मुझे खुश होना चाहिए या चिंतित होना चाहिए, क्योंकि अगर वे मुझसे और मेरे अपनों से नहीं डरते, तो इसका मतलब है कि वे यहाँ किसी और चीज़ से डरे हुए हैं। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मुझे खाना न चाहे। मैं पीछे मुड़ा और लड़कों की तरफ चलने लगा, इस उम्मीद में कि मेरी पीठ पीछे कोई मुझ पर हमला कर देगा। अगर कोई मुझे खाना ही नहीं चाहेगा तो मैं खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर कैसे पहुंचूंगा? मेरा मतलब है, क्या मेरा स्वाद अच्छा नहीं था? क्या मुझे बारबेक्यू सॉस में नहलाना जरूरी था ताकि वे मुझे चाहें? और मैं दिमागी तौर पर कितना पागल हो गया था कि मैं खुद को ज़ॉम्बी के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के अलग अलग तरीके खोजने की कोशिश कर रहा था।
बड़बड़ाते हुए मैं अपने आरवी में ऐसे घुस गई जैसे कोई 5 साल की बच्ची अपने पसंदीदा खिलौने के छिन जाने पर गुस्सा कर रही हो। जानते हो, इस ग्रह पर हर दूसरा इंसान ज़ॉम्बी न देखकर बहुत खुश होगा, लियू वेई ने मेरे पीछे आते हुए कहा। वान चाओ और लियू यूज एक बाकी आदमियों को इकट्ठा करने गए थे और फिर हम सिटी वाई अभयारण्य अड्डे की ओर वापस चल पड़े। कम से कम मुझे ये तो पता था कि वहां ज़ॉम्बी जरूर दिखेंगे। हाँ, ठीक है, हम पहले ही यह स्थापित कर चुके हैं कि मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ। इसके अलावा, अगर मैं मजबूत नहीं हुआ, तो मैं दुनिया पर कब्जा कैसे करूँगा? मैंने सोफे पर गिरते हुए कहा, मेरा आधा शरीर जमीन पर गिरने ही वाला था। क्या तुम इस काम को अपने हाथ में लेना चाहते हो? चेन जी हान ने दरवाजा बंद करते हुए और आरवी स्टार्ट करते हुए पूछा। उसने तय कर लिया था कि चूंकि उसे तो वैसे भी यही रहना है, इसलिए वह किसी और को गाड़ी चलाने नहीं देगा। आज तीसरी बार जब मैं उठी तो मुझे खुद पर गर्व महसूस हो रहा था और मैंने ठान लिया कि मुझे दुनिया पर राज करना है। आखिर मैं अपने समय का और क्या करूं? मैंने ऊपर उसकी ओर देखते हुए पूछा। और कुछ? लियू वेई ने हंसते हुए पूछा। सोफे के किनारे लटके मेरे सिर को उठाकर वह बैठ गया और मेरे बालों से खेलने लगा। खैर, मैंने सोचा था कि मैं आराम से बैठूंगा, हर कीमत पर ज़ॉम्बी से बचूंगा और मिठाई खाने के अलावा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब ज़ॉम्बी उतने डरावने नहीं लगते जितने मुझे याद हैं। क्यों ना मैं ही दुनिया पर कब्जा कर लूं? वैसे भी मेरे पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। समझ गया, लियू वेई ने अपना मोबाइल फोन पता नहीं कहां से निकालते हुए कहा। मैं विश्व पर राज करने का लक्ष्य भी इसमें जोड़ दूंगा। क्या आप इसे किसी खास समय तक पूरा करवाना चाहते हैं? और यही कारण था कि वह दुनिया का नंबर 1 सहायक था। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, जैसे ही आरवी स्टार्ट हुई। बेस पर वापस जाना ठीक नहीं था, ज्यादातर राजनीति की वजह से, लेकिन अगर मुझे मजबूत बनना था, तो मुझे लड़ना जरूरी था। लड़ने के लिए मुझे विरोधियों की जरूरत थी, विरोधी पाने के लिए। खैर, जाहिर है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने सोचा, जिंदगी आसान नहीं है, और साथ ही मैंने चॉकलेट केक का एक और टुकड़ा निकाला जो मुझे अचानक मिल गया था। शुक्र है मेरे कमरे में कुछ भी खराब नहीं हो सकता, वरना मैं रो पड़ती। उस लजीज मिठाई का एक बड़ा टुकड़ा खाते हुए मैं आनंद से आह भर उठी। हाँ, जीवन सचमुच बहुत कठिन था। अध्याय 195। लगता है तुम टांगे मोड़कर लौटी हो, सिटी वाई अभयारण्य बेस के द्वार से गुजरते हुए झाओ जियाली ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आंखें घुमाई और उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। सच कहूं तो, अगर मुझे बेहतर पता न होता, तो मैं सोचती कि बदतमीजी करना ही उसकी खासियत है। लेकिन फिर भी, मैं इस बारे में बोलने वालों में से नहीं था। हमें मेजर जनरल से बात करनी है, वान चाओ ने बेस के उन सैनिकों में से एक से कहा, जिन्हें हमारे साथ साथ चलने का जिम्मा सौंपा गया था। मुझे लगता है कि यह बात कुछ बेतुकी थी, क्योंकि एक आदमी 105 लोगों पर नजर नहीं रख सकता। लेकिन मुझे क्या पता, उस आदमी ने वान चाओ को सिर हिलाकर इशारा किया और जल्दी से उस मुख्य अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुस गया जहां सभी महत्वपूर्ण लोग रहते थे। जैसा कि मैंने कहा, हम सब पर नजर रखने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति का होना थोड़ा हास्यास्पद था। वान चाओ ने हाथ हिलाकर बाकी लोगों को आम नागरिकों में घुल मिल जाने और जितनी जानकारी मिल सके उसे इकट्ठा करने के लिए भेज दिया। सिपाही को वापस आने में शायद 10 मिनट लगे और उसने हमें बताया कि मेजर जनरल हमसे बात करेंगे। झाओ जियाली पूरे समय हमारे बगल में खड़ी वान चाओ को घूरती रही, लेकिन उसने उसे लगभग नजरअंदाज कर दिया। सच कहूं तो शायद इसी तरह उसने उसकी जान बचाई। शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस औरत को मारने का कोई भी बहाना अच्छा लगता। तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने पूछा, और अपना ध्यान उस दूसरी महिला की ओर मोड़ा जो मेरे और मेरे आदमियों के साथ ऐसे चल रही थी मानो वह हम सब में से ही हो। किसने कहा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी? उसने अपने बालों को कंधों पर लहराते हुए पूछा। मुझे मेजर जनरल से भी बात करनी है। ठीक है, तो हमारे बाद आप उनसे बात कर लीजिएगा, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। उसकी तरफ पीठ करके मैं मीटिंग रूम में दाखिल हो गया और उसके चेहरे पर दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मेजर जनरल ने अपना पेन नीचे रखा और अपनी डेस्क के पीछे से हम पांचों की ओर देखा। उन्हें इतने करीब से देखकर मैं उनकी कम उम्र देखकर दंग रह गया। क्या उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में ही सेना में भर्ती होने का फैसला कर लिया था? तुमने कहा था कि ज़ॉम्बी का झुंड कहाँ है? वान चाओ ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। मुझे लगता है कि वह भी मेरी तरह ही ज़ॉम्बी की कमी को लेकर चिंतित था। मेजर जनरल मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और बोले, मुझे लगा था कि आपने कहा था कि ज्वार आएगा।
और क्या आपके पास सभी सवालों के जवाब नहीं हैं? देखो, अगर मुझे सारे जवाब पता होते तो मैं अभी तुम्हारे दफ्तर में सवाल नहीं पूछ रहा होता, वान चाओ ने कहा और मुझे डेस्क के हमारे तरफ की 2 सीटों में से एक पर बैठने के लिए कहा। बैठते हुए मैंने वान चाओ के मेरे बगल में बैठने का इंतजार किया। बाकी लोग कमरे में फैल गए। मेजर जनरल ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बाकी लोगों की तरफ नजर डाली। आखिरी बार हमें यही खबर मिली थी कि ज़ॉम्बी हमारे और सिटी डी के बीच वाले हाईवे पर थे। उसने अपनी कलम से खेलते हुए कहा। क्यों? क्योंकि हम अभी अभी वहां थे और वे नहीं थे, वान चाओ ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब क्या है, वे नहीं थे? बिल्कुल सही, हमें एक भी ज़ॉम्बी नहीं मिला। असल में हमने खाने की घंटी भी बजाई लेकिन एक भी नहीं आया। मैंने मेजर जनरल का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा। यह असंभव है, इतने सारे ज़ॉम्बी यूं ही गायब नहीं हो सकते, उस आदमी ने उपहास उड़ाते हुए कहा। जाहिर तौर पर वह मेरे बयान से प्रभावित नहीं हुआ था। क्यों ना आप कुछ लोगों को भेजकर दोबारा जांच करवा लें? मैंने उनकी नकल करते हुए कुर्सी पर पीछे झुककर और पेट पर हाथ रखकर कहा। असल में मैं चाहता था कि वे और लोगों को भेजें। अगर किसी वजह से मैं ज़ॉम्बीज़ को बाहर नहीं निकाल पाया तो मुझे चारा चाहिए था। मतलब, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मेरा मतलब चारा था। मेजर जनरल ने मेरी और वान चाओ की तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम किसी महिला से आदेश लेने को तैयार होगे। खैर, आप जानते ही हैं, खुशपत्नी, खुशहाल जीवन और इसी तरह की बातें, वान चाओ ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। पत्नी, आपकी शादी हो गई? मुझे यकीन है कि यह सुनकर अनगिनत महिलाओं का दिल टूट गया होगा, मेजर जनरल ने शरारती मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे आश्चर्य, नाराजगी या जलन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चूंकि दरवाजे के बाहर वान चाओ पर फिदा एक महिला खड़ी थी तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस बात को स्वीकार करने लगी थी। मुझे ये पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे इसकी आदत पड़ रही थी। अब अगर दूसरी तरफ स्पर्श होता तो मेरे चेहरे की मुस्कान ने शायद खतरे की घंटी बजा दी थी, क्योंकि अब मेजर जनरल मेरे और अपने बीच उतनी ही दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे जितनी की ऑफिस में अनुमति थी। मैंने खड़े होते हुए कहा, मेरा सुझाव है कि तुम उन ज़ॉम्बियों को ढूंढो। अगर वह इस मामले को गंभीरता से नहीं लेने वाला था तो उसे अंजाम भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मैं वान चाओ नहीं हूँ, मेजर जनरल ने अपने दोनों हाथ मेज पर रखकर खड़े होते हुए कहा। आगे झुकते हुए उन्होंने कोशिश की कि जितना संभव हो सके उतना हिस्सा मेरे चेहरे के करीब आ जाए। ओह, मुझे अच्छी तरह से पता है, मैंने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। मैं किसी की आज्ञा नहीं मानूंगा, यह मेरा अड्डा है और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप बेझिझक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी सुरक्षा में शरण लेना चाहते हैं तो आपको मेरे आदेशों का पालन करना होगा। मैं अपने अंगूठे का नाखून चबाते हुए सामने खड़े आदमी को घूर रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगी? क्यों? मैंने अपना पूरा ध्यान सामने खड़े आदमी पर केंद्रित करते हुए पूछा। मैं 2 जिंदगियां इस सिद्धांत के साथ जी रही थी कि हमेशा कोई न कोई तुमसे बड़ा और ताकतवर होगा। मेरी लंबाई 5 फुट 2 इंच थी, लगभग सभी लोग मुझसे बड़े थे, लेकिन मैंने अपना सिर नीचे रखा और यही मान लिया कि ज्यादातर लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर भी होंगे इस जिंदगी में, मेरे बेटों के होते हुए। नहीं, मुझे अभी तक मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं मिला था, और अगर मिल भी जाता तो वो मेरे सामने खड़ा आदमी तो बिल्कुल नहीं होता। मैं इस अड्डे का मेजर जनरल हूँ और मैं यहाँ का सबसे उच्च पदस्थ व्यक्ति हूँ, उन्होंने सीधे खड़े होते हुए कहा। अब वे अपनी डेस्क पर झुके हुए नहीं थे। समझ गया, मैंने पीछे हटते हुए कहा। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि मेरा अगला कदम क्या होगा, और जब तक मुझे पता नहीं चल जाता मैं अपनी रणनीति गुप्त रखूंगा। अगर आपको हमारी जरूरत हो तो हम आपके दरवाजे के ठीक बाहर मिलेंगे। मैं मुड़ा और दरवाजे की मूठ पर हाथ रखने ही वाला था कि मेजर जनरल की आवाज कमरे में गूंज उठी। वान चाओ, आपकी पत्नी को अपने गुस्से पर काबू पाने में समस्या लगती है। उन्हें किसी को नाराज करने से पहले इस पर काम करना चाहिए। मैंने मुड़कर मेजर जनरल के चेहरे पर दिख रही शरारती मुस्कान को देखते हुए कहा, मुझे गुस्से की समस्या नहीं है, मुझे मूर्खों की समस्या है। लेकिन चिंता मत करो, मैं ज्यादा देर तक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और चूंकि मैं हमेशा अपनी बात को अंतिम रूप देने की कोशिश करता था, इसलिए मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। सीधे दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही महिला की छाती पर जा लगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक गहरी सांस लेकर मैं पीछे हट गई, अपना माथा खुजाया और नाक सिकोड़ ली।
ऐसा नहीं था कि झाओ जियाली से बदबू आ रही थी, लेकिन उसकी इत्र की महक से ही मुझे सिरदर्द होने लगा था। मेजर जनरल अब आपसे मिलने के लिए उपलब्ध हैं, मैंने एक तरफ हटते हुए कहा। मैं उस दफ्तर में वापस नहीं जाने वाली थी। मुझसे इस तरह टकराने के लिए माफ़ी तक नहीं मांगी। उसने अपनी छाती सहलाते हुए ताना मारा। क्योंकि दरवाजे के दूसरी तरफ इतनी पास खड़े रहना तुम्हारी बेवकूफ़ी थी, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है, मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा और अभी भी खुले दरवाजे की ओर इशारा किया। वे लोग पहले ही दफ्तर से निकल चुके थे और हॉल के दूसरे छोर पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उसे इतना नाराज कर दिया होगा कि उसने वांग चाओ के जाने पर ध्यान ही नहीं दिया, वरना मुझे पूरा यकीन था कि वह उसके पीछे पीछे चली जाती। उसने दफ्तर में झांका और तुरंत समझ गई कि वांग चाओ वहां नहीं है। गलियारे में नज़र घुमाते हुए उसने अपने लक्ष्य को पहचान लिया। बिना कुछ कहे उसने मुझे कंधे से धक्का दिया और तेजी से वांग चाओ के पास चली गई। मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरे अपार्टमेंट में आपके और लियू वेई के लिए जगह है, उसने वांग चाओ के करीब आते हुए मधुर स्वर में कहा। तुम्हें पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ, उसने नीचे उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है, मुझे याद नहीं कि मेरी शादी हुई थी। मैं अविवाहित तो नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से शादीशुदा भी नहीं थी। हालांकि मैंने सोचा कि यह कुछ वैसा ही है जैसे कोई महिला छेड़छाड़ से बचने के लिए बार या ऑफिस में नकली शादी की अंगूठी पहनती है। अगर वह दूसरों को खुद से दूर रखने के लिए मुझे अपनी पत्नी बताना चाहता है, तो क्यों नहीं? शादी मायने नहीं रखती। तुम्हारे दादा और मेरे पिता तो काफी समय से हमारी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, उसने अपने बालों से खेलते हुए कहा। वैसे तो मैं लोगों को अपनी मर्जी से जीने देने के पक्ष में हूँ, सच में। अपनी जिंदगी खुलकर जियो, लेकिन जब एक 30 साल का आदमी 29 साल की औरत को पाने के लिए 12 साल के बच्चे जैसा बर्ताव करे, हाँ, ये तो अजीब लगता है। तो फिर आप बेझिझक उसके दादा से शादी कर लीजिए, वो पहले से ही शादीशुदा हैं, मैंने उसे धक्का देकर एक तरफ धकेलते हुए कहा। सज्जनों, अगर आप लोग शो देखना खत्म कर चुके हैं, तो हमें चलना चाहिए।